का महासंग्राम देख रहे हैं आप और सुबह से हम आपको करा रहे हैं मतदान का अपडेट। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। एमपी में सुबह 11 बजे तक 28.2% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 19.65% मतदान हुआ है। लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं। 11 बजे तक का अपडेट है। 28.2% मतदान हुआ मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 19.65% मतदान हुआ है। ग्वालियर से अब आपको क्षेत्रीय के समीकरणों के बारे में बता देते हैं और चलते हैं सीधे पारुल केजवानी के पास, जो आपको बताएं क्षेत्रीय समीकरणों के बारे में। पारुल, सीट पर मुकाबला है और हर सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट पड़ रहे हैं। 70 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ के जिन पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है और नजर शाम तक बनी रहेगी ताकि हर एक सीट पर अपडेट आपको देते चले। और चलिए, ये मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं जो विधानसभा में इस वक्त है। 127 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है तो 96 सीटें हैं जो कांग्रेस के पास है। वहीं आपको दिखा दे तो 7 अदर्स, यानी इनमें बीएसपी सपा भी इंक्लूड है, जो ये सीट के नंबर्स हैं, ये मौजूदा विधानसभा सीटें हैं जो आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ये भी बताते चले कि ये जो नंबर चेंज हुए हैं ये 2020 के बाद जब उपचुनाव हुए थे तब चेंज हुए थे, यानी सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। और इसके बाद अब आपको क्षेत्रीय समीकरण बता दें तो अलग अलग क्षेत्र में किस तरह के सीट नंबर्स हैं, यानी किसने क्षेत्रवार कितना अच्छा परफॉर्म किया था 2018 में और अब उनकी क्या स्थिति है। तो ये देखिए, ग्वालियर क्षेत्र की हम बात करें तो 11 सीटें जो है भाजपा को ग्वालियर क्षेत्र में मिली थी, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। और ग्वालियर चंबल ये वो एरिया है जहां पर सागदाव न केवल नरेंद्र सिंह तोमर की है बल्कि सिंधिया ने भी अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है। उसके बाद ग्वालियर क्षेत्र के बाद हम रुक करेंगे चंबल क्षेत्र का, तो आपको चंबल क्षेत्र की भी हम पॉलिटिक्स के बारे में विश्लेषण जो होगा उसमें पता ही चलेगा। लेकिन ग्वालियर चंबल महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए परेशानी है क्योंकि उनके नेता अब यहां पर आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। चंबल क्षेत्र की बात कर लीजिए तो चंबल में भाजपा ने 5 सीटें जीती, कांग्रेस ने 7 और अन्य के पास 1 गई थी। 3 जिले यहां पर आते हैं और तीनों जिलों में मुकाबले में हम देखें तो काफी टफ इस बार भी फाइट है। लेकिन कांग्रेस ने यहां से 7 सीटें जीती थी और 7 सीटों पर कांग्रेस को अपना कब्जा जमाना है, चुनौती ये भी। और बाकी अपने नंबर्स बढ़ा सके कांग्रेस कैसे, इस पर भी कांग्रेस काम कर रही है। तो ये आपने चंबल क्षेत्र देखा। ग्वालियर चंबल पर सबकी नजर है और सिंधिया के लिए भी अपनी साख की बात तो है ही। और उसी के साथ विंध्य क्षेत्र जहां पर हम देखें तो विंध्य पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। विंध्य जहां विंध्य पार्टी बना रहे थे नारायण त्रिपाठी, और उसके बाद 24 सीटें, देखिए 7 जिले हैं, 24 सीटें भाजपा के पास, सबसे ज्यादा विंध्य ने भाजपा का साथ दिया था। और कांग्रेस के पास जो 6 सीटें हैं, अब यहां पर कांग्रेस अच्छे से परफॉर्म कर सके ये कांग्रेस की कोशिश होगी। और इसलिए जरूरी है कांग्रेस की किस तरह से अपने नंबर्स बढ़ाती है, सीटों के नंबर बढ़ाती है। कांग्रेस ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन नारायण त्रिपाठी यहां पर, क्योंकि अब दोनों ही दल में नारायण त्रिपाठी नहीं, और यहां पर माना जाता है कि अच्छा खासा वोट परसेंटेज उन्हें मिलता है, वोट बैंक उनका अच्छा खासा है। तो इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि यहां पर उनकी सीटें जो है वो उनके नंबर बढ़े। महाकौशल क्षेत्र की हम बात कर ले तो महाकौशल से भी काफी बड़े नाम हैं, राकेश सिंह है, तरुण भनौत हैं और भी कई बड़े नाम हैं इस क्षेत्र से। महाकौशल की रणनीति पर हम फोकस करें तो काफी अच्छे नंबर्स यहां पर हम देखें तो भाजपा को भी मिले, कांग्रेस को भी मिले। कांग्रेस ने महाकौशल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था 2018 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि यहां पर अब और भी ज्यादा तेजी से वो अपनी विधानसभा सीटें बढ़ा सकें। लेकिन क्या होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल ये आपको बताते चले कि 2018 में महाकौशल में कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें यहां से हासिल की थी, यानी कांग्रेस को महाकौशल ने बढ़िया से साथ दिया था। 8 जिले मालवा क्षेत्र के आपको बता दें, मालवा निमाड़ खासतौर पर यहां से आप कैलाश विजयवर्गीय भी बड़ा नाम है। और हम देखें तो मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द का जो चुनाव में मुद्दे रहे उनमें 370 भी था, राम मंदिर भी था। कैलाश विजयवर्गीय हॉट सीट है इनकी, इंदौर 1। लेकिन सुबह से जो परसेंट यहां पर सामने आ रहा था उसमें काफी कमियां थी। अब परसेंटेज जो भी आएगा उसको लेकर अपडेट तो देंगे। तो मालवा क्षेत्र में 8 जिले हैं, आप देख लीजिए 25 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 13 कांग्रेस को मिली थी। मालवा क्षेत्र में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, यानी मालवा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब वही परफॉर्मेंस अपना दोहरा पाते हैं या नहीं, उनके सामने भी चुनौती है। अगले क्षेत्र की तरफ हम बढ़ लेते हैं तो निमाड़ क्षेत्र यहां पर आ जाता है। 7 जिले हैं, भाजपा यहां पर 10 सीटों पर काबिज है। वहीं 18 सीटें यहां पर कांग्रेस ने जीती थी। 28 में से 18 और 10 गई
गई थी बीजेपी के पास, यानी यहां पर भी अपने ताकत को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि महज 10 ही सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो ये आंकड़ा है अलग अलग क्षेत्रों का, जिसमें ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, किस तरह से अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट बटोरे जा सके, ये तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र देख लीजिए तो सब 26 सीटें हैं, 6 जिले हैं, इसी के साथ भाजपा जो है 17 सीटों पर है और कांग्रेस 7 सीटों पर, 2 पर यहां पर जो दूसरी पार्टी है उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बुंदेलखंड अंचल भी। यहां पर हम देखें तो भूपेंद्र सिंह भी यहां से उम्मीदवार हैं, बड़े चेहरे हैं और मैदान में उन्होंने भी ताकत झोंकी है। जो बड़े नामों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, ना केवल उन्हें अपनी सीट बचानी है बल्कि आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी उनका प्रभाव पड़े और अच्छा वोट परसेंट उनकी पार्टी के पक्ष में आ सके, ये भी है। तो मध्य क्षेत्र की अब हम बात कर ले, मध्य क्षेत्र तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से बड़ा चेहरा है, बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखिए सीटों का गणित भी हम आपको दिखाई रहे हैं। यहां से हम मध्य क्षेत्र की बात करें तो 36 सीटें हैं, 8 जिलों की बात हो रही है, 25 सीटें सबसे ज्यादा साथ यहां पे भारतीय जनता पार्टी का मध्य क्षेत्र ने दिया, 11 कांग्रेस के पास गई थी। तो कांग्रेस और बेहतर परफॉर्मेंस कैसे कर सके उसके सामने ये चुनौती है, और बीजेपी के पास 25 तो बचानी है और ज्यादा कैसे बढ़ सके इस पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो कौन से वो मुद्दे होंगे जो तमाम क्षेत्रों में काम कर गए हैं, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन जमीनी मुद्दों पर भी जनता चाहती है, वोटर्स चाहते हैं कि बात हो। ठीक है, धन्यवाद पारुल। ये समझा आपने कि क्षेत्रीय समीकरण कैसे हैं, कहाँ कौन भारी था और कौन कमजोर था। अब यहाँ पर क्या बाजी पलटेगी, यही समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मेहमान हैं आज मौजूद सत्येंद्र जैन, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हृदय किरार, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अजय बोकिल वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे सहयोगी मनोज वर्मा। चलिए मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे तो जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े आए हैं वो कोई उत्साहजनक नहीं है, जिसमें दिख रहा हो कि मतदाता में बड़ा उत्साह है सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में। आपका नज़रिया क्या है मतदान प्रतिशत कम क्यों है? पहले भी हमने देखा निकाय चुनाव में प्रतिशत डाउन रहता है, फिर राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं। 11 बजे का आंकड़ा है हमारे पास, हालांकि जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह शुरुआत ज़्यादा तेज़ी से होती है, फिर हम देखते हैं कि शाम को फिर तेज़ी आती है, बीच में मंदा हो जाता है। लेकिन अभी शुरुआत ही आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें उत्साह नहीं है। बिल्कुल, और वो भी तब है कि जब हमने देखा था कि पिछले दिनों जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अभी 2 दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली थी। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि अपने वोटरों को सबसे पहले अपना वोट डालिए, आप जो उनके बूथ कार्यकर्ता थे, अपने साथ के 3 परिवार के लोगों को आप ले जाइए और कोशिश कीजिए कि 51% वोट 12 बजे तक डल जाए। लेकिन अभी जो आंकड़ा है, और लगभग 1 बजे तक की जो अभी, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हुई इसकी, लेकिन लगभग 30% के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन बड़े शहरों की बात करें, इंदौर की बात करें, वो उसमें पिछड़ता जा रहा। भोपाल में और कम वोटिंग हुई है, जबकि हम देखते हैं कि इंदौर में ज़्यादा जागरूकता है लोगों की, चाहे स्वच्छता का मामला हो चाहे अन्य मामलों में, लेकिन यहाँ पर कुछ कमी दिख रही है। बिल्कुल, इंदौर में बात देखिए और भोपाल में भी, नगरीय निकाय चुनाव में भी आपने जिक्र किया था, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि भोपाल में भी पहले लग रहा था कि अच्छी खासी हम भी जब वोट डालने गए थे तो जो कतारें आमतौर पर हमने देखी थी पिछले चुनाव में या पिछले 2-3 चुनाव में, उसमें लोकसभा भी शामिल है, वैसा नज़ारा इस बार देखने को नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सुबह के समय बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो कि अगर टेम्परेचर 5-8 डिग्री हो, इसके कारण मतदाता देरी से निकल रहा है, ये परिस्थितियाँ भी नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है दोनों दलों को इसकी चिंता होना चाहिए कि आखिर वोटर उदासीन क्यों हैं, क्योंकि पूरा डिपेंड वो इसी पर है। अगर जैसा भी आपने भी कहा कि अगर उसको सरकार बदलना है तो वो उत्साह के साथ वोटिंग दिखना चाहिए थी, या सरकार के फेवर में अगर वो जा रहा है तो उस उत्साह के साथ वोटिंग होना थी। तो ये जो एक ऊब होती है, ये कई बार सत्तारूढ़ पार्टी पे भारी पड़ जाती है। ये हमने देखा है केंद्र सरकार के समय, जब अटल जी की सरकार थी, और शाइनिंग इंडिया के समय, कि उस कार्यकर्ता की और उस वोटर की ऊब वो पार्टी को भारी पड़ गई थी। तो मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दल भी इस आंकड़ों पर मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि दोपहर तक जो स्थिति नगरीय निकाय चुनाव में, इसके बाद पार्टी सक्रिय हुई थी, लेकिन शाम होते होते फिर भी भोपाल में मतदान का प्रतिशत 50% तक भी नहीं पहुँच पाया था। तो मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय जरूर होना चाहिए, वो भी तब जब आप इतने सारे कैंपेन चला रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी चल रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी चल रहा है, पार्टी अपनी तरफ से प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। खुद वी डी शर्मा भोपाल में डेरा डाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में वोट करने के बाद भोपाल में आ गए हैं, वो पल पल का सारा अपडेट ले रहे हैं। दल बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, बूथ तक 10 यूथ जुटाने की बात कर रहा हूँ या पन्ना प्रमुख बनाने की बात कर रहा हूँ। किरार जी, चिंताजनक आपके लिए भी ज्यादा है, क्योंकि आप कह रहे थे, बार बार दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से
कि इस बार चुनाव तो जनता लड़ रही है कांग्रेस की तरह, लेकिन जनता में तो वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। मतदान प्रतिशत तो निराशजनक है। हृदय जी, सभी को नमस्कार। निश्चित ही ये बात, सुबह जब 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो काफी अच्छी स्थिति थी। जैसे जैसे धीरे धीरे ना मतदान हुआ तो स्पीड कम हो गई, जरूर है ना देखने में आ रहा है, लेकिन अभी आप समय ज्यादा हुआ नहीं है, अभी 1 बजे का टाइम हुआ है और मतदाता इस बात को जान चुका है कि उसको अपना वोट का अधिकार है, उसको वोट देना है और वो सब लोगों के साथ में वोट करेगा। और पब्लिक के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है वो पब्लिक के दिमाग में है और उसके आधार पर वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि शाम को 65-70% मतदान होने की संभावना है। लेकिन गुस्सा होता है तो हम देखते हैं आदमी जब नाराज होता है और झगड़ा हो तो ताबड़तोड़ मारपीट करता है, लेकिन यहाँ तो ताबड़तोड़ वोटिंग ही नहीं हो रही ना, तो इसमें नाराजगी कहाँ नजर आएगी? नहीं, नाराजगी क्या है, वोटर साइलेंट है, उसको नाराजगी अपनी है ना किससे बताए। वो जानता है कि 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से शासन किया है, जो स्थिति आज जनरल हुई है, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है, तो वो इस बात से बड़ा दुखी है और वो चाहता है कि वो कैसे है ना अपने वोट का अधिकार करेगा। जनता साइलेंट जरूर है, लेकिन आप देखिएगा निश्चित ही परिणाम बदलने और चुकाने वाले आएंगे और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा ना हो कि नाराज लोग घर पे ही बैठे रह जाएं और आप उनको निकालेंगे। निकल रहे हैं और पब्लिक मेरा समझ चुकी है, पब्लिक निकलेगी। आप देखिएगा 65 से 70% अपना मतदान होगा। ठीक है, मतदान प्रतिशत कम होता है तो सत्येंद्र जी, अक्सर ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि नुकसान बीजेपी को होता है। प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि जिस तरह से माहौल है, विकास की गाड़ी चल रही है, हमें पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। लेकिन मतदान प्रतिशत पर हम नज़र डालें, जो आंकड़े 11 बजे तक के हैं, 1 बजे तक के भी अधिकृत नहीं है, लेकिन यदि 30% भी हैं तो बड़े कम हैं। बीजेपी इसको किस नज़रिए से देख रही है? निराश है जनता, घर में बैठी हुई है। आपने जिस तरह की तैयारियां की हैं, चाहे संघ पीछे लगा हो, चाहे आपने पन्ना प्रमुख बनाए हो, हर बूथ पर जाने की बात हो, हर कार्यकर्ता को आपने लगा दिया, इसके बावजूद भी मतदाता क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, मतदाता को निकालने के लिए हम सबकी जो जिम्मेदारी भी होती है और सभी एक सामाजिक और राजनीतिक दलों का, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है वो अपना पूरा सही तरीके से नहीं निभाते, सिर्फ वो मीडिया जीवी ही रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर अनेक अवसर पर कनेक्ट करने के प्रयास करती है, ग्राउंड लेवल पर जाती है और सालों हर मतलब बूथ लेवल तक पे हमारे यहाँ जो कमेटी बनी हुई है, हम लोग प्रयास करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शाम होते होते तक ये सुधार आ जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी जरूर चिंता का विषय है और मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से कई बार निर्वाचन आयोग भी, जैसे कि अभी भिंड कलेक्टर जो थे, भिंड के निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि कोई भी निजी वाहन से भी अपने, जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल से लेके जाना चाहते हैं या अपनी गाड़ी से मतदाता अपने घर के लोगों को तो नहीं ले जा सकते। इस प्रकार का बैन का एक आदेश अभी निकाला था और भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान लिया था और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं और तो हमारे प्रदेश मीडिया प्रमुख माननीय आशीष अग्रवाल जी, वह भी जाकर के इस विषय को चुनाव आयोग को देके आए थे कि आपके जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक गलत आदेश निकाला है, कृपया संज्ञान लें, इससे वोटिंग परसेंटेज कम होगा। क्योंकि आप निजी वाहन इवन 2 व्हीलर तक पर भी जो है उस पर भी उन्होंने कहा था कि रोक लगा दी थी। लेकिन जब भोपाल में आपका पूरा तामझाम है, यहाँ से आपने कंट्रोल रूम बनाया है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मध्य की बात करें, जो कि आप हार गए थे पिछली बार, पूरी ताकत जो कि 2 महीने पहले आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वहाँ 15% वोटिंग हुई है अभी 11 बजे तक। इंदौर भी इस तरह से हुजूर में निराशजनक 25% हुई है। तो ये आपको नहीं लगता चिंता का विषय होना चाहिए पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल। अब ये तो चिंता का विषय तो हमें भी होना चाहिए और हमारे लोकतंत्र में जैसे निर्वाचन है, निर्वाचन विभाग है, उनका और सभी के लिए होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के और जो हर जगह के जन कल्याण के यज्ञ चलाए हैं, तो निसंदेह उसका लाभ मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है
कि जिस प्रकार से इस बार का जो चुनाव है, देखिए सिंधिया जी इस बार भारतीय जनता पार्टी में, पिछली बार कांग्रेस में थे, पिछली बार में इन्होंने एन के प्रकार छल और प्रपंच किया था, जिस प्रकार से ग्वालियर में और एसटी वर्ग को जो उकसाया था, जिस प्रकार से रोड पे और शासकीय संपत्तियों को आग लगाई गई थी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, जिस प्रकार से किसानों को बरगलाया गया था, ऐसा किसानों को भी ये सारी चीजें शांतिपूर्ण रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है। चलिए, उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि मतदान प्रतिशत शाम होते तक बढ़ जाए, 60 से 70% से भी आगे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हृदय जी, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वातावरण है, विकास को पसंद कर रहे हैं लोग और पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए ना, रही बात नरेंद्र सिंह तोमर जी के, तो अभी आपने एक सर्वे देखा हो तो वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जी का इतना विरोध है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की तो सक्रिय करने में ही अंतर है। वो आपने देखा होगा कि वो झूठ और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, झूठ और प्रोपोगंडा करना भारतीय जनता पार्टी के। जैसे हमारी भारतीय बोल रहे थे कि चप्पल के अंदर सिंधिया जी तो गए, खरीद फरोख्त की जो सरकार इन्हें बनाई है, तो पब्लिक बहुत गुस्से में है, नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताश और निराश होकर घर बैठ गया है। उसका परिणाम प्रतिशत से भी असर। लेकिन हृदय जी, गुस्सा तो तत्काल होता है ना, तत्काल असर दिखाता है। नर्मदा जी से बहुत सारा पानी बह गया। नहीं, कांग्रेस का वोटर निकल रहा है और कांग्रेस के मत में पक्ष में मतदान भी होगा। तो इनके जो आप नरेंद्र तोमर जी की जो चंबल की बात करें तो चंबल में सूबा साहब है, आप देखिए ना पूरी स्थिति, सबसे रिपोर्ट आ रही है, कितनी सीटें आएंगी इनकी, आप देखिए अपने लोग तो आप क्या केवल सर्वे के भरोसे बैठे हैं कि सर्वे आपको लीड दिखा रहे हैं? वो दूसरा, अगर वोटर साइलेंट भी है लेकिन वो जाएगा तो मतदान केंद्र पे जाएगा तो वो उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए ना वोटिंग परसेंटेज में। अभी तक वोटर परसेंटेज विस्तार से बढ़ाना स्वामी के कारण। ठीक है सत्येंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हमारा ही वोटर निकल रहा है, सिर्फ कांग्रेस का जो मतदाता है वही जा रहा है मतदान केंद्र पर, और अब सिंधिया जी के आने से आपको फायदा नहीं है बल्कि लोगों में नाराजगी है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अजय बोकल जी जुड़ गए, हम उनके पास चलेंगे। देखिए, वो उनको अगर ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, गाली में ख्याल अच्छा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, वो शेर है ना, एक जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। तो कांग्रेस इसमें जीती रहती है, स्वांता सुखाए होती है, तो अच्छी बात है अगर वो स्वांता सुखाए हो रही। मैं लेकिन बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे थे कि ये लूट लिया, बिक गए, अगर बिक गए होते तो देखिए उपचुनाव हुए, उपचुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों 64,000 वोट से प्रभुराम चौधरी को जिताया, क्यों 50,000 वोट से ज्यादा डॉक्टर हमारे गोविंद सिंह जी राजपूत जी को जिताया, ऐसे 30,000, 40,000, 50,000 वोट से उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी जीते और आज हमारी 130 सीटें हैं विधानसभा में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जनता, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। जो जनता भगवान है और ये लोग तो भगवान रूपी जनता को रणदीप सुरजेवाला राक्षस कहते हैं और वो बहनों को वो गाली देते हैं। और प्रियंका वाड्रा जी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वोट देते हैं वो अंधे हो गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने जीते जी उनकी आंखें फोड़ दी, मध्य प्रदेश की जनता की आंखें फोड़ने वाली बात कर रही है कि यार मध्य प्रदेश की जनता अंधी है जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताती है। देखिए, हम 20 साल से अगर सत्ता में हैं तो हर बार 5 साल में चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, उपचुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। कोई हमने मध्य प्रदेश में या देश में आपातकाल नहीं लगाया, इंदिरा गांधी की तरह की इमरजेंसी लगा दियो, आरोपित कर दियो। लोग अपने बच्चों का नाम मीसा से रख देते हैं और आज वही मीसा जिनने अपने बच्चे का नाम मीसा रखा वही कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्वास करती है। अब जनता आशीर्वाद दे रही है हमें, हम जनता को भगवान मानते हैं। अब ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा सत्येंद्र जी की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया। दूसरे दौर में लौट रहा हूं मैं आपके पास, अजय जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अजय जी, दोनों ही दलों ने अपने तर्कस से जितने तीर थे सब चला लिए, चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण हो चाहे अन्य मामले हो, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, कांटे की टक्कर कही जा रही थी, मतदान के हालात देखें हम 1 बजे तक तो वैसी टक्कर नजर नहीं आ रही। हालांकि हम भिंड मुरैना में देख रहे हैं, छतरपुर में देख रहे हैं कि कुछ जगह झड़प हो रही है, गोलियां चल रही हैं, नजरबंद किया जा रहा है, लेकिन जनता में वैसी झड़प नजर नहीं आ रही। अजय जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। मनोज जी, वैसे जनता में नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है।
यह निश्चित तौर पर जो हम जिक्र कर रहे थे, हमारे दोनों जो साथी सत्येंद्र जी और ब्रजेश जी भी कह रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्साह आपको वोटर को आपको निकालना पड़ेगा अपने वोटर को, क्योंकि वो वोटर उदासीन है। तो इसका मतलब साहब है कि अगर या तो वो सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार दावा कर रही है वो उसके पक्ष में नहीं है, या जो कांग्रेस दावा कर रही है कि जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही है, तो वो स्थितियाँ भी ये जब दिखती है कि अभी तक वोटिंग परसेंटेज हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि भोपाल में या बाकी जगह हमने कि पोलिंग बूथों के बाहर हमने कतारें देखी हैं। तो लेकिन अगर हम ये पिछले 2-3 चुनाव की बात करें, खासतौर से नगरीय निकाय चुनाव की बात करें और उसके बाद अभी जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, 1 साल का अंतराल, 1-1.25 साल का अंतराल के अंदर ये स्थितियाँ बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है चिंता की बात है। और ये हम भोपाल की अगर हम बात करें तो आप देखिए दक्षिण पश्चिम जैसे इलाके की बात करें, कर्मचारी बहुल इलाका है, पढ़े लिखे लोग माना जाता है कि शिक्षित लोग सर्वाधिक वहाँ रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है आपका, तो मुझे लगता है निर्वाचन आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसी खबरें भी आई, हमने देखा है कि बीएलओ ने कल देर रात तक मतदान केंद्र मतदाताओं को पर्चियां बांटी हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो उनके जो नए कार्ड बने थे, मतदाता कार्ड, वो लोगों को टाइम से नहीं मिले, लेकिन इसका शेयर इतना ज़्यादा नहीं है कि इतना बड़ा रिफ्लेक्शन उसका दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो वोटर उदासीन है या वो इंतज़ार कर रहा है मनाने का कि कौन उसको मनाकर अपने लिए पक्ष में ले जाता है, क्योंकि नीतियाँ लगभग सारे एक जैसी है, दावे सारों एक जैसे कर रहे हैं। कोई 1250 दे रहा है तो कोई 1500 का दावा कर रहा है, कोई गैस सिलेंडर 500 की बात कर रहा है, कोई 450 की बात कर रहा है। एमएसपी की अगर गेहूं की बात कर लें, धान की बात कर लें, तो कमोबेश एक जैसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आप आधी आबादी पर ज़्यादा जोर था दोनों ही राजनीतिक दलों का। हृदय जी, आपने कहा था कि नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये देंगे, महिलाएं आपका साथ देंगी, लेकिन यहाँ भी महिलाओं में वैसी उत्साह नज़र नहीं आ रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा हो, या आपके पाले में जाती दिख रही हो, या वो बीजेपी के पाले में जाती दिख रही। 2.71 करोड़ मतदाता हैं, भरोसा नहीं जीत पाया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो है ना 18 साल की सरकार में जो पब्लिक तरफ हो गई है, पब्लिक ये देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तो प्रपंच चालू किया और उसका परिणाम 3 महीने पहले लाइन में बहना को लेके आए, आपने देखा होगा। देखिए 18 साल में क्या कर रहे थे, कोरोना काल में जब पब्लिक त्रस्त थी, जब लेकिन वो गिनाते हैं ना, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर तमाम योजनाएं थी उनकी 18 साल में। लाडली लक्ष्मी फेल हो गई है इनकी। पब्लिक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी थी उनकी। कन्यादान योजना में 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने किए थी, तो उनकी योजना किसानों का कर्जा माफ करने किसानों ने किया था, तो 100 रुपए में 100 यूनिट कमलनाथ जी ने दिया था, 200 यूनिट। आप इनके कार में बिजली की देखिएगा, बर्तन लगाए उठा के पीवी वाले उठा के बर्तन ले गए, किसानों के कर्ज में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बेरोजगारी की स्थिति आप देखिए क्या हालत हो गई है। पब्लिक बहुत त्रस्त है, पब्लिक ने मन बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी को, हाँ वोट परसेंटेज जरूर कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटर बैठ चुका है, वो हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। चलिए, अजय जी जुड़ गए हैं, पहले उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अजय जी, हाँ बोलिए। आधी आबादी पर दोनों ही दलों का फोकस था, लेकिन आधी आबादी में भी वैसा उत्साह 1 बजे तक देखने को नहीं मिला, और मतदान प्रतिशत लगभग 30% के करीब है 1 बजे तक। तो इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार के खिलाफ नाराजगी के रूप में, या मतदाता संतुष्ट है, घर से क्यों नहीं निकल रहा है, क्या होगा उसके मन में? देखिए, मेरे ख्याल से इस पर कोई निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी होगी। जब तक चुनाव पूरा मतदान नहीं हो जाता तब तक कोई ये सोच रहा है कि इसका ये अर्थ है, ये जल्दबाजी होगी। कई जगह लोग जल्दी मतदान करते हैं, कई लोग देर से करते हैं, दोपहर के बाद करते हैं, कई लोग शाम को करते हैं। जब आंकड़े हमारे सामने पूरी शाम तक के आ जाएंगे उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना उचित होगा। तो कई जगह अलग अलग तरह की खबरें, कुछ जगह मतदान धीमा है, जैसे बहुत बड़े शहरों में कम है, लेकिन गाँव में जो है वो मतदान ज्यादा बेहतर ढंग से हो रहा है। तो एकदम उससे कोई अभी तत्काल निष्कर्ष निकालना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होगा। पहले हम देख लें 5 बजे तक की स्थिति क्या बनती है। लेकिन हृदय जी कह रहे हैं कि जितना भी मतदाता निकल रहा है वो कांग्रेस का निकल रहा है, बीजेपी का तो नाराज होकर, निराश होकर घर में बैठा हुआ है। नहीं, ये उनका अपना आकलन हो सकता है, वो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि किसी एक पार्टी का मतदान निकल रहा है दूसरी पार्टी का नहीं निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये खैर उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये है कि ट्रेंड अलग अलग होता है। कई जगह पे लोग अपनी सुविधाओं से कामकाज करके निकलते हैं, कई लोग जल्दी जाके नहीं दे आते हैं, कई लोग शाम को जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पहले एकदम कोई निष्कर्ष निकालने के पहले हमें पहले आंकड़ों को देखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 75% वोटिंग था। क्या वो उस तरह पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, या उससे ज्यादा जाता है, ये इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।
यदि कम मतदान होता है तो उसका क्या मतलब निकाला जाता है और ज़्यादा मतदान होता है तो उसका क्या मतलब निकाला जाता है? पहले देखते थे हम कि एंटी इनकम्बेंसी है, ज़्यादा मतदान हुआ सरकार के खिलाफ गया, लेकिन आज की तारीख में प्रो इनकम्बेंसी भी चलता है, कई राज्यों में फायदा भी रहा है। मैं कह रहा हूँ ना भाई आपसे कि भाई आखिर मतदान ज्यादा कम होने को क्यों हम किसी एक खास ट्रेंड से जोड़कर नहीं देख सकते जब तक कि हमारे सामने अंतिम नतीजे नहीं आ जाते हैं। ये सरकार के पक्ष में भी हो सकता है और सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। अभी इसका छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लें, हम जहाँ 20 सीटों में पिछली बार चुनाव में मतदान हुआ, वहाँ शुरुआत में आंकड़े आए 71% के, और उसके बाद जब अंतिम आंकड़े तीसरे दिन आए वो 76% के थे। जो लोगों पिछली बार जो चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर, वो सीटों पर जहाँ कांग्रेस जीती थी उनमें भी लगभग उतना ही परसेंटेज वोट हुआ जिस तरह पिछली बार हुआ था। तो क्या इसका अर्थ निकाल लिया जाए कि वहां पर जो है कांग्रेस जा रही है? ठीक है, तो मतदान प्रतिशत तो सत्य। लेकिन वकील जी जो दावा कर रही बीजेपी ने कि पन्ना प्रमुख बनाए थे, BLO त्रिदेव बना दिए उन्होंने, और ये कहा था कि 51% वोट आपको डलवाना 12 बजे तक, 10% वोट आपको इंक्रीज करवाना है, तो कहीं ना कहीं उस रणनीति में कांग्रेस बीजेपी फेल नजर आ रही फिलहाल। शाम होते होते कहते नहीं सकते जो आप भी कह रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, हमें एक चीज और ध्यान, जो मतदान के जो आंकड़े जो टेंटेटिव आते हैं, ये कैसे आते हैं? आप भी चुनाव जुड़े रहे हैं, ये क्या होता है कि ये रैंडम आंकड़े होते हैं कि जो कुछ मतदान केंद्रों से ले लिए जाते हैं, इसका एवरेज निकाल कर दे दिया जाता है। तो उससे केवल अंदाज लगा सकते हैं कि भाई इतना वोटिंग हो रहा है। और हम 1 बजे यदि डिस्कशन करते हैं तो समझ लो कि वो 12 बजे के आंकड़े हैं, 11 बजे के आंकड़े हमारे पास है, तो समझ लो 10 बजे तक के आंकड़े। ये भी कुछ मतदान केंद्रों से जो टेंटेटिव आंकड़े आते हैं उनके आधार पर होता है। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी या फिर 5:30 बजे तक की जो स्थिति बनेगी, जो 6 बजे तक कम से कम आएंगे आंकड़े, और उसमें भी संशोधन होकर के वो 2-3% बढ़ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन केवल इन आंकड़ों के आधार पर कि कुछ मतदान केंद्रों का एवरेज हमने निकाल लिया, उसमें कोई निष्कर्ष निकालना है, वो सही नहीं होगा, मेरा कहना मतलब। चलिए, आंकड़े तो शाम तक आएंगे, देर रात तक आते हैं, हालांकि वो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो नेटवर्क भी नहीं रहता आज की तारीख में भी। कुछ कहा जा सकता है कि भाई ये क्या हुआ है। लेकिन सत्येंद्र जी, ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो यहाँ पे आपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, सिंधिया भी अब आपके पाले में हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वहां पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति उसकी है। देखिए, लगने से अच्छी बात है, उनको लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हमने जो बिलीव किया है, हम जनता से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे देखिए, हमने जिस प्रकार से जन कल्याण किया है और हमने जनता को भगवान माना है, और आप देखिए वही जनता को एक तो कमलनाथ और नकुलनाथ तो कह रहे हैं उस भगवान को आप शराब बांट रहे हैं। अरे वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, कमलनाथ ने तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि सारे कांग्रेसी जितने हैं, जो हमारे हृदय जी जैसे लोग हैं, आपस में एक दूसरे को कुर्ता फाड़े, मुक्के मारे और मतलब खून के प्यासे हो जाए। आप देखिए, कांग्रेस कार्यालय के अंदर कांग्रेस का ही नेता गया और उसने मारा, और दोस्तों जान के प्यासे हो गए। पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुन लीजिए, है, और वो अनर्गल बकवास कर रहे कि भारतीय, अरे और वो खुद बयान दिया उसने, अनस पठान के बयान है कि मोनू सक्सेना और जो लोग हैं वो उसमें शामिल है, मोनू सक्सेना के। आपको क्या मोनू सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का है? और तो आप आज कम से कम, और उनको अगले दिन ये माफी मांग लेना चाहिए थी पवन खेड़ा को कि ये मैं गलत बोल रहा था। अगर वो नहीं माफी मांगते तो कम से कम हमारे हृदय भाई मांग लें। अब देखो, रैली में इतनी बड़ी सभा हुई कमलनाथ की, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कमलनाथ जी सभा करें सब जगह। अब रैली में सभा हो रही, भरे मंच पर कांग्रेसी एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि साहब जो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बांटी है कपड़े फाड़ने की और मारने की, हम आपके सामने साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। और एक मेरे कांग्रेस के मित्र थे, प्रवक्ता के तौर पे किसी चैनल में डिबेट में था, तो वो कह रहा है अरे साहब ये तो छोटी मोटी बात है। मैंने कहा कि आपको तो ये बोलना चाहिए कि हमें संवेदनशीलता से लेना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपस में कांग्रेसी मित्र भी हमारे भारतीय हैं, मध्य प्रदेश के निवासी तो हमारे भाई हुए, हृदय भाई भी हमारे भाई हैं, लेकिन क्या आपस में गुत्थम गुत्ती हो, जूतम पैदार करें, क्या एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे? और 1 घंटे बाद ही एक खबर आती है कि कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने जानलेवा हमला किया। तो देखिए, ये संवेदनशीलता नहीं है इनके अंदर। लेकिन वो तो सिर्फ हमला कर रहे हैं, नाती राजा तो आप पर गोलियां चलाने के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके ड्राइवर की हत्या कर दी, कर रहे हैं कपड़े फाड़ने का। तो अगर खुदा ना खास्ता है, कल्पना कर लें हाइपोथेटिकल कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जनता की खून पिएंगे,
जनता के कपड़े फाड़ेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता, भगवान रूपी जनता, राम को मान के चलिए कि आपके परिवार के साथ लेकर बात में कई आपके कार्यकर्ताओं ने आप जिस तरह समझ पा रहे हैं क्या? आ रहा हूँ हृदय जी, आपके पास ही आ रहा हूं। के अंदर जो एक दूसरे के अंदर जो चल रहा है तो आपको नहीं मालूम क्या? भगवान राम जैसा ब्रह्मास्त्र चलाएगी और इनको ध्वस्त कर देगी, इनकी विचारधारा को बहुत बढ़िया। सब नाश कर देगी। भगवान राम को बीच में लाके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और राजनीतिक रूप से मिटेंगे। मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक बात होगा इनका, कोई ऐसा व्यक्तिगत बात ना मान ले, इनकी विचारधारा का वध करेगी ये जनता मध्य प्रदेश की, क्योंकि ये सनातन को मिटाने चलेगी। सीनियर खड़गे कहता है सनातन की सत्ता आ जाएगी, मोदी जीतेंगे, शिवराज जीतेंगे, भाजपा जीतेगी तो। और जूनियर खड़गे कहता है कि जिसको कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं सीनियर खड़गे, कर्नाटक में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है 1 साल से, और वो कहते हैं सनातन जातियों में बटा हुआ है, हिंदू जातियों में बटा। अरे इनको अभी तो हम मध्य प्रदेश में रहे, ये दाव सब चल चुके हैं आप, ठीक है हृदय जी। वो तो कह रहे हैं कि आपका चाल चेहरा चरित्र शब्द क्या धर्म उजागर हो गए, किस तरह से कांग्रेस कार्यालय में जूतम पैजर हुई, मारपीट हुई, खून खराबा हुआ, ऐसा ही आप जनता के साथ करेंगे? भूपेंद्र सिंह की जिस ढंग से गणना की पिटाई हुई थी, ये सनातन धर्म की बात करते हैं, महाकाल नगरी में जिस ढंग से मूर्तियों के साथ वो किया है, भगवान के नाम से हमारा किया है, भारतीय पब्लिक पब्लिक सनातन के नाम पर रोटियां ज्यादा नहीं सकते आप। जातियों में बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी खंड खंड देश को आ जाने दीजिए उनकी बात, आ जाने। तो भगवान राम के नाम पे कब तक आप चलोगे लोगों को? भगवान राम के नाम पे कब तक आप देखिए सनातन धर्म में ना भारत का सनातन भारत में सनातन में आप उसके लिए मदद करिए आप अपनी। लेकिन हृदय जी राम नाम जप के तो भवसागर पार हो जाते हैं, वो सत्ता में आ गए, आप भी तो जपने लगे, अब तो हनुमान जी को भी जपने लगे आप। और एक हनुमान जी को केक के रूप में काट काट के खा गए। भगवान हनुमान का केक, मंदिर रूपी केक और केक काट काट के खा गए, भगवान को खा जाते हैं लोग। ऐसे पापी है, मैं पाखंडी हूं, मैं लाइव कह रहा हूं आपको कि देखिए हमारे यहाँ भगवान की आकृति की पूजा होती है, मंदिर की चित्र की पूजा होती है, ये मंदिर रूपी केक में भगवान हनुमान को बिठा करके काट के खा जाते हैं लोग। कमलनाथ जी के जन्मदिन पे इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये धर्मांता है, पाखंडी है, धूर्त है, और ये मध्य प्रदेश की जनता भली बात ही जान रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जान रही है सत्येंद्र जी, नाम जपना पराया बात अपना। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से जो प्रदेश की हालत की है, बेरोजगारी की हालत, आप उस पर बात नहीं करेंगे। मीठा तेल जो गरीबों के मुंह से दिवाला छीना है, आप उस पर नहीं बात करेंगे। जो परीक्षा देने बेरोजगार जाते हैं, घोटाले आगे जो परीक्षा के नाम पे बैठे हुए उसकी बात नहीं ठीक करेंगे। है लौट रहा हूं मैं दोनों के पास, ठीक है लौट रहा हूं। वकील जी जुड़े हुए हमारे साथ, वकील जी वकील जी आपके बाद देखिए। चलिए मनोज जी, दिग्गजों को मैदान में उतारा है, अब परीक्षा की घड़ी आ गई, मतदान हो रहा है और 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। हमने देखा कई बार दिग्गजों की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे अन्य बड़े नेता हो, गणेश सिंह हो, राकेश सिंह हो, बड़े बड़े नाम जो हैं। इस बार परीक्षा की घड़ी है और अब जब दावे किए जा रहे हैं कि माहौल उनके पक्ष में है, ऐसे में दिग्गज क्या बताएंगे, क्या रणनीति होगी आगे बीजेपी की? देखिए ब्रजेश, जो आपने कहा तो उम्मीद ये थी कि जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा गया था कि वो अपने साथ साथ आसपास की सीटों पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन हुआ क्या, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, उनको अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कराना पड़ता है, जो कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र बड़ा गणपति से शुरू होकर राजवाड़ा तक 2.25 किलोमीटर का वो रोड शो होता है। चारों तरफ बैरिकेटिंग की जाती है और भगवा रोड बना दिया जाता है। आप गणेश सिंह के हालात देखिए, आप वहाँ पे जबलपुर में देखिए, तो स्थितियाँ ये हैं कि जिन लोगों को चिंता थी कि ये बाकी लोगों को जिताएंगे, उनके लिए बाकी बड़े नेताओं को सभाएं करना पड़ रही कि मुख्यमंत्री उनके लिए जाकर वोट डालने मांग रहे हैं। तमाम बड़े नेता उनके इलाके में कैंपेन कर रहे हैं और कई ऐसे भी नहीं है कि 4-4, 5-5 बार के सांसद इस मैदान में उतारे गए हैं। रीति पाठक को आप देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत में बीजेपी को करना पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस उम्मीद के साथ इन लोगों को मैदान में उतारा गया था, और वो हालात तब हैं जब उनके सामने सिटिंग ज़्यादातर वो विधायक हैं कांग्रेस के,
जिनके बारे में इनको भी पता था कि कौन हमारे सामने मैदान में। ऐसा भी नहीं कोई बड़ा चेहरा या कोई नया चेहरा अप्रत्याशित रूप से लाकर खड़ा कर दिया गया हो कि भैया आपको आपके इलाके में या भेज दिया दिग्गजों जाए। के सामने बड़े दिग्गज उतार दिए गए। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि किसी एक ऐसे नए क्षेत्र में इनको भेज दिया गया हो कि मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय से पहले मऊ भेजा था कि चलिए आपको कहीं देपालपुर भेज दिया, या खंडवा की किसी सीट पर उतार दिया गया हो, या राकेश सिंह को जबलपुर छोड़ के कह दिया गया हो कि आपको महाकौशल की किसी और सीट से लड़ना है, छिंदवाड़ा से लड़ना है, या बालाघाट की किसी सीट से लड़ना है, या गणेश सिंह से कह दिया गया हो कि आपको सतना छोड़ के रीवा हम भेज रहे हैं, या रीति पाठक को सीधी छोड़ के आपने सिंगरौली भेज दिया। तो ये सारे वो सांसद थे जिनके इलाके अपने देखे भाले हुए हैं, जहाँ पे लंबे समय से ये काम कर रहे थे। ऐसा भी नहीं कि पहली बार के सांसद हो। तो जाहिर सी बात है, इसने ये बताया है कि जो मोदी की लहर के नाम पर जो पिछले 2 चुनाव जीत रहे हैं, कि कोई 4 लाख वोट से जीत रहा है, कोई 3 लाख वोट से जीत रहा है, कि वो खुद कितने पानी में है। तो मुझे लग रहा है ये उनकी परीक्षा की भी घड़ी है। आप नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए कि दिमनी में जो हालात बन गए हैं, कि पहले कहा जा रहा था कि वो क्षेत्र में जाए नहीं, 8 दिन तक गए नहीं थे, आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय थे, लेकिन हालात ये हो गए कि अब उनको अपने क्षेत्र से निकलना दिक्कत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से ठाकुर के मुकाबले ठाकुर उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक होमवर्क अधूरा रहा बीजेपी का, या जिन बड़े नेताओं के बड़े बड़े दिल्ली में एक कह सकते हैं आभा मंडल था, तो शायद मुझे लगता है कि केंद्रीय आला कमान ने भी देख लिया कि एक बार आभा मंडल की इनके क्षेत्र में टेस्टिंग हो जाए कि इनका अपना प्रभाव कितना है, ताकि अगर वहाँ से जीत कर निकलते हैं तो फिर या तो दिल्ली में बड़ा पद मिल जाए या प्रदेश में इनको कोई बड़ा पद दे दिया जाए। तो सत्येंद्र जी, बड़ी उम्मीद के साथ दिग्गजों को मैदान में उतारा था, लेकिन कई दिग्गज आपके हाँफते नजर आ रहे हैं अभी तक, और उनको भी मोदी और सिप का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि उनसे उम्मीद थी कि आसपास की सीटें जिताएंगे, खुद भी जीतेंगे, माहौल बनाएंगे, लेकिन वैसा लगा नहीं। सबको बड़े नेताओं की सभा कराना पड़ी, खासकर मोदी जी की। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। देखिए, एक ये रणनीति का हिस्सा होता है। अगर ऐसा होता तो क्यों हमारे प्रहलाद पटेल जी हैं 40 सभाएं करते, क्यों हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी की 28 से ज्यादा सभाएं हुई हैं, क्यों हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी की लगभग 40 सभाएं हुई हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी की 18 सभाएं हुई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे। और ये रणनीति और अच्छा है। देखिए, अब कोने कोने में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने परसों एक पत्र लिखा था मध्य प्रदेश की जनता के नाम, और जो उन्होंने देखा, जो अभूतपूर्व रिस्पांस जनता का लगा है, जो जन जन का जो जिस प्रकार से जो भीड़ उमड़ रही है, तो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट भी होता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाएंगे, वहां पर कई, इसलिए तो कांग्रेस कह रही है कि आपको मोहल्ले मोहल्ले घुमाना पड़ रहा है। इतनी नाराजगी है लोगों में कि मोदी जी को मोहल्ले मोहल्ले घुमाना पड़ रहा है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ तो हम बड़े गंभीरता से कोई भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का कोई चुनाव होता है। आपने हमेशा देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है एक एक चुनाव को। हम जो है, चलिए सत्येंद्र जी, कांग्रेस छोड़िए, आपके खुद के नेता प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, शुरुआती दौर में आपके सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनको आप मानते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम लेने से परहेज करते हैं। बाद में उनको लगता है कि इनका नाम लेना चाहिए, एक चिट्ठी लिखने लगते हैं। वो जिस लाडली बहना स्कीम के सारे आप चुनाव मैदान में बात कर रहे हैं, 1250 रुपये दे रहे हैं और 3000 का वादा कर रहे हैं, वो आपके मैनिफेस्टो से गायब हो जाती है। तो अगले दिन डैमेज कंट्रोल के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, बाद में जो आप कैंपेन करते हैं उसमें उसका उल्लेख करना पड़ता है। तो ये रणनीतिक चूक है या जानबूझ के एक आपकी पार्टी के अंदर एक और विपक्ष तैयार है जो नहीं चाह रहा है कि दूसरा नेता आगे बढ़े। जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो आता है तो खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, यह बीजेपी के अंदर जो विपक्ष बीजेपी है ये उसका काम है। और ये कहा जा रहा है बीजेपी भी 3 हो गई है, एक महाराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कुछ भी। और जिस प्रकार से आपने कहा, तो हमने तो जो कई चीजें, कई ऐसी बातें हैं जो घोषणा पत्र में उल्लेख मैंने नहीं कहा, जो आपने किया है मैं तो वो बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमने, कांग्रेस ने, देखिए, काट के आंडी वाली 15 महीने की सरकार जनता ने देखी और जनता को क्या कहा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, और झूठ बोलते रहे, सारा पैसा अपने जेबों में भरते रहे। और मेघलानी और कक्कड़ के पास से 281 करोड़ निकल रहे हैं। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया गया और कोई उद्योग नहीं लगा, लेकिन एक ट्रांसफर उद्योग चला और जिसमें लेकिन दिल्ली के जिस शराब कांड में 1 पैसे की रिकवरी नहीं है, उसमें डिप्टी सीएम जेल में है, संजय सिंह सांसद जेल में है। तो जहां आप रिकवरी बता रहे हैं कि 281 करोड़ जब्त हुए हैं और गलत तरीके के हैं, उसमें एक भी आदमी अभी तक जेल में क्यों नहीं है? क्यों चार्जशीट पेश नहीं हुई? ईडी आपकी कहाँ है? देखिए,
ये वाली मैं बात बताऊं, उनके पास जवाब नहीं है क्योंकि झूठ का कोई बोल होता। अब जवाब है, आप सुनिए तो, आप तो सुनने का साहस रखिए। अरे बदल जी, आपका जवाब नहीं है, आपने जो उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं जो बात कर रहे हैं। आप बात ये बताइए कि 18 साल के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, आप क्यों कर रहे हैं? आपको आतंकवादियों के रहनुमा बनकर के उनके लिए, अरे फिर आतंकवादी मतलब इसकी बात करो ना बदल जी, आपका रीजन ही क्या है? आप आतंकवाद की बात करो, भगवा की बात करो, बात नहीं कर रहा हूं, सोनिया गांधी की, सनातन की बात करो, आप पब्लिक के भविष्य की बात करिए ना। भारत का हिस्सा। आप 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना में क्यों? हृदय जी जवाब आ जाने दीजिए। आप हृदय जी, आप वही कांग्रेस है, वही राष्ट्रघाती कांग्रेस है जो आतंकवादियों का पैरोकार करते हुए आधी रात को कोर्ट खुलवाने का काम करती है। और आप देखिए तो ऐसे ही एजेंसी जो है, मुद्दे पे आ जाइए, जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए प्लीज। प्रमाण जब आती है, प्रमाण इकट्ठा करके आपके सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कक्कड़ जी और है ना मिलाने के बाद पैसे आए थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या है? और गमले में 7-7 करोड़ वित्त मंत्री रहे भारत के, तो आप तो कोर्ट ने छोड़ा नहीं, 5 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में। लड़के का बयान पे जवाब दीजिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? गांधी और सोनिया गांधी भी नेशनल हेराल्ड केस में अभी भी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। बैलगाड़ी आप वो समझो, बैलों अरे आप चरण सिंह जी के बेटे का बयान पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप 281 करोड़ की बात करें, 1.25 की बात करें, तो फिर कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति आपको मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य के आप जैसे लोगों ने जो सरकार को गिराया है, मध्य प्रदेश के नाम पर जो कलंक किया है भारतीय जनता पार्टी का, इतिहास याद रखेगा आपको। ये जमाने इस बार आपको कमलनाथ जी की सरकार बातें के आ रही है, आप उसी को क्यों नहीं मान रहे? तो सिख दंगों के केस में आपने जो बड़े दिग्गज उतारे उनकी हालत देखिए क्या हो रही है, उनके बाद मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। आपके खिलाफ निर्मंत्री बोले मेरे को सुना भी नहीं लगा था, उससे आप बात नहीं कर रहे। चलिए मैं लौट रहा हूँ, एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने रख देता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ गया है सामने। चुनाव आयोग ने जो मतदान प्रतिशत दिया है 45.40% मतदान हो गया है 1 बजे तक मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी 1 बजे तक 38.22% मतदान हो चुका है। ये ताजा आंकड़े हैं दोपहर 1 बजे तक। तो जो अजय जी कह रहे थे, निराशा से आशा की तरफ दिख रहे हैं। मतदान प्रतिशत के जो ताजा आंकड़े आए हैं 1 बजे तक, अजय जी सुन पा रहे हैं आप? अजय जी जुड़े हैं हमसे? हाँ मैं जुड़ा हूँ। अजय जी, जो आपने कहा था कि ये आंकड़े आगे और बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपने जो दावा किया था, जो कहा था अनुभव के आधार पर, हम देख रहे हैं 1 बजे तक के, इनको 12 बजे तक का मान लेते हैं हम, हमारे तक पहुंचे हैं 1 बजे तक, तो 45% हो गए। मतलब अच्छा हो जाएगा, ये 70 से ऊपर तक जा सकता है। बात अभी चल रही थी, दिग्गजों को मैदान में उतारा है बीजेपी ने रणनीति के तहत। तो कांग्रेस की कौन सी रणनीति नजर आ रही है आपको कि उसके दिग्गज नजर नहीं आ रहे हैं? कैंपेन में भी अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव, बाकी के जो बड़े नेता हैं जिनको हम दूसरी पीढ़ी का कह सकते हैं, जीतू पटवारी अपने क्षेत्र में ही बंधे रह गए, कमलेश्वर पटेल, इसे किसी रणनीति का हिस्सा मानते हैं आप? या कांग्रेस में अंदर खाने में कुछ गड़बड़ है जो वो बीजेपी से कह रही है कि वह नाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है और महाराज भाजपा है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ ये बात आपकी सही है। देखो जो कांग्रेस में भी अंदरूनी स्थिति तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये बात सही है। नाराजगी वहां पर है। कमलनाथ को जरूर उन्होंने प्रोजेक्ट किया होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अंदर जो झगड़े थे तो पहले उजागर हो गए थे। जो बीच में 2-3 दिन जो दिग्विजय सिंह जो है घर बैठ गए थे, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या जो थोड़ी बहुत सरकार के प्रति नाराजगी बीजेपी अपने कांग्रेस उसको जो है वो तो में कन्वर्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात ये कि इनकी जो मशीनरी है जो वोट डलवाने वाली पार्टी की, क्या वो उस तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी तो ऐसा कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है। अब जनता खुद होकर के आज जाके वोट दिया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दे वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह से लोग लगे हुए हैं ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा। हृदय जी, उत्साह से लोग नहीं लगे। अब जनता खुद जाकर वोट दे दे आपको तो बात अलग है, इसका आप जवाब दें। इससे पहले एक और अपडेट आपको दे देते हैं। भिंड से आ रही है एक बड़ी खबर। मतदान के दौरान बरहत गांव में विवाद हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ है।
विवाद में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट घायल हो गया, उपचार के लिए महंगा अस्पताल भेजा गया है, भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये हमारे बड़े भाई हैं, ब्रजेश सिंह भदौरिया है। और क्या ये एक राहुल भैया के वो थे। घटना कहाँ की है? घटना ये बारात की है। बारात हाँ। कहाँ किस जगह की? बारात में पोलिंग बूथ पे है कहीं? पोलिंग बूथ के बाहर जस्ट। तो पोलिंग बूथ कहाँ था? स्कूल में? हाँ, स्कूल में। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का मिडिल हाई स्कूल। बता क्या करनी है? लला दुबे, उनके दोनों लड़के संजीव राजीव और रजत दुबे फर्जी वोटिंग का मतदान कर रहे थे। तो हमारे ब्रजेश भदौरिया बड़े भाई ने इन्हें रोका, तो उनने क्या किया, पीछे से डंडे कुल्हाड़ी वगैरह देके सीधे सिर में हमला कर दिया। तो इन पे ये क्यों रोक रहे थे? क्योंकि वो फर्जी मतदान कर रहे थे। ये जो आपके भाई हैं, ये एजेंट थे क्या? हाँ, एजेंट थे। किस पार्टी के? राहुल भैया, कांग्रेस पार्टी। हाँ। और ये जो जिन्होंने मारपीट की है वो कौन है? वो बीजेपी के समर्थक है। हाँ, समर्थक है। अच्छा, कहाँ मारपीट की उन्होंने? पोलिंग के बाहर? पोलिंग के बाहर किससे मारा है? कुल्हाड़ी से, डंडे से। वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने नहीं बचाया? नहीं बचाया। फिर उनको कौन लेके आया हॉस्पिटल? हम लेके आए। सिर में चोट है उनके? हाँ, सिर में, आँख में, इधर कुल्हाड़ी लगी, इधर सिर में टाके भी आए उनके। अभी क्या स्थिति है? अभी उनको भिंड रेफर कर दिया है। ठीक है, तो अस्पताल में भर्ती कराया। पोलिंग के बाहर ये झगड़ा हुआ था। हृदय जी, देखिए, ये आप इससे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है ना बौखलाहट अब चालू हो गई है। उनको हार निश्चित समझ में आने लग गई है। तो उन्होंने अपना जो बोलिंग एजेंट को भी है ना धमकाना और शुरू कर दिया। रही बात इनकी कि इनको पहले भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जैसे आपने कहा कि कमल वो शिवराज जी को इन्होंने क्यों नहीं दिया, शिवराज जी कहाँ है, तो ये इनको जवाब भी नहीं बना। क्योंकि जो व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज ना इस स्थिति में लेके आया है, घोटाले की सरकार है। सुनिए सत्येंद्र जी, सुनिएगा, खा लीजिए, पहले भूख लग रही है आपको, पहले आप खा लीजिए कुछ, उसके बाद बात करिएगा। तो इसके बाद में इनने शिवराज जी को आज बिल्कुल बर्खास्त कर दिया। लाडली बहना के नाम पे जो चीजें लेके आ रहे थे, तो लाडली बहना के नाम पे जो काम कर रहे थे, वो आज लाडली बहना शिवराज जी के पास आई थी, आज शिवराज को नहीं ले रहे थे। दिग्गजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई केंद्रीय नेता इनको आज लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे और इनको अपनी हार दिख रही थी। और मोदी जी के नाम पे जो बात कर रहे हैं, तो मोदी जी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इनके पास कोई दिक्कत नहीं बचा है। और पब्लिक को ये देख रही है कि आने वाले प्रकार से ये पंचायत के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में मोदी को बुला के सवाल करेंगे इन लोगों ने, और सीबीआई जांच नहीं कराई। ठीक है, वो तो झगड़े तो सब तरफ से खबरें आ रही हैं, इंदौर से भी आ रही है, भिंड से भी आ रही है। भिंड में कोई नई बात नहीं है, हर बार नजरबंद कर दिया जाता है जो उम्मीदवार होते हैं। लेकिन आपके दिग्गज कहाँ हैं हृदय जी? झूठ के अलावा कुछ नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, तोमर के बेटे की बात करें आप, तो वीडियो ठीक है हृदय जी, आगे बढ़ गए हम, वहां से आगे बढ़ गए। हृदय जी, आपके दिग्गज क्यों शांत बैठे हुए हैं? घर में क्यों रहे? कोई रणनीति का हिस्सा है या नाराजगी है? ठीक है सत्येंद्र जी, प्लीज, जो अजय जी ने कहा है उसका जवाब तो ले लेने दीजिए। पानी होगा और सब उसमें भी देखिएगा षड्यंत्र सामने आएगा कि कांग्रेस के लोगों का षड्यंत्र था। ठीक, जिस प्रकार से उसमें कुछ सामने आ रहा है कि वो 8 लाख रुपए मांग रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बात हो रही है, ये सारे के सारे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा और वो व्यक्ति पकड़ में आ गया है और पुलिस उसकी जांच कर रही। कुछ दिन में साफ सामने आ जाएगा। और जो आपने स्वास्थ्य सतपुड़ा भवन में जो आगे का कांड हुआ था, जिसमें आपके घोटाले में आपने फाइलें जला दिए, उसकी जांच का क्या हुआ? पात्रोजी मामा अपने गिरवान में झांक के देखिएगा, सतपुड़ा भवन में आगे की 5 मिनट सामने। चलिए, माफी चाहता हूँ कि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे आप, लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कराते रहेंगे और आगे भी देखते रहिए, क्योंकि ताजा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। नमस्कार।